नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था झारखंड में जंगल प्रबंधन और आज पढ़ेंगे हम झारखंड में जीव जंतु संरक्षण। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एक साथ है। ठीक है, मैं एक पार्ट में कवर नहीं किया क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता, बड़ा हो जाता। ठीक है, आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं होता, इसलिए मैंने पार्ट बाई पार्ट तोड़ दिया है। ठीक है, तो आप आराम से पढ़िए और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, और हम क्या करेंगे ना, इसको बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है। ठीक, हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे। अगर आप भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, बहुत शॉर्ट तरीके से बनाया हुआ है। आप कम समय में जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और आराम से पीटी निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे नोट्स को पढ़ के। ठीक है, अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे आप, मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है या फिर आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं झारखंड में जीव जंतु संरक्षण। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। तो क्या है झारखंड के वन्य प्राणी संरक्षण। ठीक है, थोड़ा आवाज़ में फॉल्ट है, थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा सर्दी जुकाम। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो क्या है वन्य प्राणी संरक्षण। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं वन्य प्राणी संरक्षण झारखंड में। तो वन्य प्राणी संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है जैव विविधता के लिए। ठीक है, क्योंकि वनों का विकास होगा, उसमें वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाएगा, तभी तो जैव विविधता बढ़ेगी, जिससे हमारा क्या होगा, जलवायु परिवर्तन कम होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। और इससे मेंस में भी क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक, देखिए, झारखंड में अनेक प्रकार के वन्य प्राणी क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे कि एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभयारण्य हो गया, आरक्षित क्षेत्र हो गया, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इन जो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, प्राणियों को संरक्षण प्राप्त करना। वह वे प्राणी जो जैसे 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 विलुप्त होते जा रहे हैं, जिनका मतलब कि घर उजड़ जा रहा है, जैसे कि हाथियों का देखिए, हाथियों का आक्रमण ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि क्या हो गया ना, वनों की कटाई ज़्यादा हो गई। तो उन्हीं मतलब वनों का संरक्षण, वन प्राणियों का संरक्षण, साथ में प्रकृति का संरक्षण। ठीक है, इन सबों को सम्मिलित किया जाता है इसमें। ठीक है, जिससे हमारे पर्यावरण की संतुलन बनी रहे। ठीक है, पर्यावरण की संतुलन बनी रहे और जैव विविधता में कमी नहीं आए। तो ठीक है, यही इसका उद्देश्य है, आप आराम से समझ लिए। आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मेंस में आए तो। ठीक, अब चलिए, झारखंड में क्या होता है ना, वन्य प्राणी क्षेत्र बहुत स्थापित किए गए। ठीक है, उसमें से राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभयारण्य हो गए और जैव आरक्षित क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये तीनों को डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। ठीक है, और तीनों के जैसे राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, जीव अभयारण्य क्या होता है, ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, ये सब के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, आराम से तुम समझेंगे, आराम से समझेंगे, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है कि एक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब समझते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है ना, पशु चराई पर रोक है। ठीक है, मतलब उसमें उस क्षेत्र में कोई आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। पशु चराई तो दूर की बात है। ठीक है, आप अगर एक राष्ट्रीय उद्यान है तो उसमें मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब मानव के द्वारा कोई भी गतिविधि वहाँ नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पे परमिशन लेके ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान में आप अंदर जाते हैं। ठीक है, आपको मतलब बिना परमिशन के अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे पशु चराओ, मतलब पशु को चराना, लकड़ी काटना, ठीक है, खेती करना, चाहे फिर उसमें प्रवेश करना, कुछ मानव गतिविधि करना, ये सारे प्रतिबंधित है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, सभी प्रतिबंधित। अब देखिए, वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य में आप पशु चरा सकते हैं, लकड़ियाँ काट सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति अपनी मानवीय गतिविधियाँ कर सकता है, जैसे कि जंगल में महुआ है, तो महुआ के जैसे महुआ गिर रहा है, तो महुआ को मतलब बीन के ला सकता है, बटोर के ला सकता है, तो उसको सुखा सकता है। ठीक है, डोरी गिर रहा था, डोरी लाकर तेल तेल ले लेगा। अगर अगर क्या है, मतलब वन्य अभयारण्य में अगर आंवला का पेड़ है तो आंवला लेके आ जाएगा। ठीक है, तो मानव गतिविधियाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो जैव आरक्षित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिसके बाहरी क्षेत्रों में मनुष्य को बसने की, परंपरागत कार्य करने की अनुमति होती है। मतलब ये जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसके अंदर में आपको नहीं बसना है, इसके बाहर आप बस सकते हैं। ठीक है, और वही आदमी बसेंगे जो इस जैव क्षेत्र से परिचित हो। ठीक है, जैसे ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, जैव क्षेत्र के आसपास बसते हैं और अपने परंपरागत कार्य करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ गए और थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ा दी, यहाँ पे बड़ा सा फैक्ट्री लगा दिया, तो इस टाइप का नहीं। वही लोग बसते हैं जो उनकी मतलब इस जैव आरक्षित क्षेत्र में रहने वाले वन्य प्राणियों के साथ मिलजुल है उनका। ठीक है, स्थापित है, तो वही लोग रहते हैं और अपना परंपरागत कार्य करते हैं। मतलब ये नहीं कि अपना डेवलपमेंट का कार्य, मतलब परंपरागत कार्य जो पहले से कार्य करते चला आ रहा है। क्योंकि पहले क्या था ना, प्रकृति में मानव, जीव जंतु सभी एक साथ रहते थे, सब ठीक है, सबका संतुलन बना रहता था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए। आशा है कि आपने तीनों को आराम से समझ लिया होगा। चलिए हम देखते हैं कि किस मतलब किसका कितना कितना क्षेत्रफल है और कौन कितनी मात्रा में अवेलेबल है झारखंड में। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और 11 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, और जैव आरक्षित क्षेत्र तो वो तो है बहुत सारे। ठीक है, तो आप आराम से देखिएगा कि
जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? देखिए, चलिए हम पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ठीक, तो जो हमारा पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, पहला क्या, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है हमारे राज्य में, ठीक है, तो वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो सितंबर 1986 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा ये सब डायरेक्ट डाटा है। ठीक है, उससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, अब कुछ समझना मुझे नहीं है, इसको डायरेक्ट याद करना है। ठीक ना, अब याद रखिएगा। और जो इसका विस्तार है वो 231.67 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, मगर ये विस्तार नहीं पूछता, मगर इतना जरूर पूछता है कि झारखंड में जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है उसको कब स्थापित किया गया था। ठीक है, और क्या नाम है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है किस क्षेत्र में, तो ये कहाँ है, तो ये लातेहार में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है कि झारखंड का एकमात्र ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे पार्क, जैसे बाघ आरक्षित जो होता है ना, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या हुआ, 1900, ठीक है, 73-74 में भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक, वही चीज़ है मैंने आपको ऊपर बताया, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना यहीं से स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी जी? तो 1932 से। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। मतलब जितने भी यहाँ पॉइंट है ना, मैं उतने ही पॉइंट को दर्शाया हूँ मेरे दोस्त, इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। इतना अगर पढ़ लिया ना मेरे नोट्स में, तो अब मैं बता रहा हूँ ना कि आप आराम से पीटी निकाल सकते हैं। बस आपको मेंस में मेहनत करनी है, मेंस में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मेंस में भी ये सहायता करेगा, क्योंकि मैं इतना फैक्ट लिखवा दे रहा हूँ ना कि आप इस फैक्ट को कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको भी हमारा नोट्स चाहिए तो आप हमारे ये जो नंबर है ना 7992301884 से मंगा सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास से 80+ कॉपियाँ बिक चुकी हैं। ठीक है, तो शायद आप ही पीछे हैं, मंगा सकते हैं, आराम से देख लीजिए। हमारा नोट देख लीजिए, मैं एक एक पॉइंट लिखा हूँ मेरे दोस्त, मैं फालतू का चीज़ नहीं लिखा हूँ। ठीक, आप देख सकते हैं किस टाइप का है। अब आगे आपकी है, अगर आप अभी नोट्स बनाने जाइएगा ना, मैं बता रहा हूँ 2-3 मिनट नोट्स बनाने में लग जाएंगे। ठीक है, अब बुक से पढ़िएगा तो क्या बताऊँ, इतना चीज़ बुक में दिया हुआ है, मैं तो देख के परेशान हो जाता हूँ, इतना मोटा मोटा बुक है यार। ठीक, ठीक, तो क्या है, हम क्या देखें, 1986 में स्थापना हुआ, कहाँ, लातेहार में। कितना विस्तार है, तो 231 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कब से, तो 1973 से 74 के बीच से। ठीक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले बाघों की गणना यहीं से की हुई थी। कब, तो 1932 से। बस इतना याद करना है। ठीक है, और यहाँ पे और मतलब बाघ के अलावा और भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे बाघ, हाथी हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, सुअर हो गया, चीतल। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस यही सब फैक्ट आपको याद करना है, यही सब फैक्ट आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, ये देखिए मैंने डायग्राम से सबको बता दिया है कि कौन किस क्षेत्र में है, जैसे, ठीक है, ये सब वन्य जीव अभयारण्य है, कौन कहाँ कहाँ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक, हम आपको एक एक करके सबको बताएंगे। जैसे राजमहल में देख लीजिए, ठीक है, साहिबगंज में राजमहल पक्षी अभयारण्य है, 1991 में इसकी स्थापना हुई है। जैसे धनबाद में तोपचाची अभयारण्य है, यहाँ पे हरी पहाड़ी है बीच में। ठीक है, हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य हो गया। ठीक है, रांची में जैसे बिरसा जैविक उद्यान हो गया, खूंटी में बिरसा मृग विहार हो गया, दालमा अभयारण्य हो गया, कुछ भी सेमों में। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं। ठीक है, अपना नोट्स लेकर आराम से देख सकते हैं। चलिए हम ऊपर देखते हैं ना, ये सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अभयारण्य पढ़ेंगे, अब हम 11 अभयारण्य को आराम से पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिएगा जितना इंपॉर्टेंट है उतना लिखा हूँ। पहला क्या है, सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो पलामू अभयारण्य। ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अभयारण्य झारखंड में कौन सा है, तो पलामू अभयारण्य है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में हुई थी। ठीक, कितना, 1976 में। और कितना क्षेत्रफल इसका, तो 794.33 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। और किस जिला में है ये, तो पलामू जिला में है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मैं बता दूं, कहीं कहीं इसका जो क्षेत्र, मतलब इसका जो स्थिति है वो लातेहार भी बताता है। ठीक है, मगर मैं देखा जाऊँ तो ये दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है। ये लातेहार के भी जिला को कवर करता है, ये पलामू के जिला को भी कवर करता है। तो बहुत सारे बुक में लातेहार दिया हुआ है, तो बहुत सारे बुक में पलामू दिया हुआ है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना लेते हैं। ठीक है, आप किसको लेते हैं। ठीक, तो चलिए आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, तो हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, हाथी, सांभर। ठीक है, और राज्य का सबसे बड़ा ये अभयारण्य है, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे जितने भी अभयारण्य है ना, सबसे ज़्यादा जो अभयारण्य है वो 1976 में ही स्थापित किए गए हैं। ठीक है, 5 अभयारण्य होंगे, 11 में से 5 अभयारण्य जो 1976 में स्थापित किए गए हैं, आप उसको रट लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक बना के, चाहे जैसे भी हो, मैं एक ट्रिक भी ले आऊँगा, अभयारण्य रटने के लिए आराम से अभयारण्य को रट सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है आप एक बार देख लीजिएगा, याद रहेगा तो याद रहेगा, मतलब इतना तो याद नहीं रहता। ठीक है, हजारीबाग कहाँ है, तो हजारीबाग में किसके लिए फेमस है, तेंदुआ के लिए फेमस है। महुआ डांड नाम से ही पता चल रहा है कहाँ है, लातेहार में। किसके लिए फेमस है, तो भेड़िया के लिए, हिरन के लिए। तो अब इसको याद रखिएगा। दालमा अभयारण्य क्या है भाई, तो ये इसका भी 1976 में स्थापना हुआ है। और कितना क्षेत्रफल है भाई, तो 193, याद रखिएगा। और ये कहाँ, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, तो ये है हाथी के लिए फेमस। ठीक है, याद रखिए मेरे दोस्त। ठीक है, हाथी के लिए।
तो यही है, आप आराम से याद रख सकते हैं कौन कहाँ है और किसके लिए फेमस है, बस यही आपको याद रखना है। पलामू हाथी के लिए, ठीक है, तो पलामू को हाथी के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दालमा में क्या हुआ था, दालमा जो अभ्यारण्य है वहाँ पे 1992 में, ठीक है, 1992 में हाथी परियोजना चलाया गया था, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब दालमा अभ्यारण्य में कब हाथी परियोजना चलाई गई थी, तो 1992 में, तो आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना था, क्षेत्र में पाँच से ना, हमारे 5 जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो शामिल है, ठीक है। 4 यहाँ हो गए, 1 2 3 4, पलामू, हजारीबाग, महुआ डांड और दालमा, और एक सबसे नीचे है, मैं सर भूल गया था उसको ऊपर लिखना, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये भी 1976 में ही स्थापित किया गया। तो 5 1976 में है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब गौतम बुद्ध कहाँ है, कोडरमा में है, ये तेंदुआ के लिए फेमस है, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप याद कर लीजिएगा ये 5 को। अब 20 से देखते हैं, ठीक है। चलिए आप फिफ्थ नंबर पे क्या है, फिफ्थ नंबर पे है तोपचाची अभ्यारण्य। तो तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ है, तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ है, धनबाद में। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। 1978 में 2 अभ्यारण्य की स्थापना हुई है, 1976 में 5, 1978 में 2, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, आप आराम से 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और जो तोपचाची अभ्यारण्य है वो कितना क्षेत्रफल है भाई, तो 8.75 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में ही फैला हुआ है, ये बड़ा नहीं है, ठीक है। और यहाँ का जो फेमस है वो तेंदुआ है, ठीक है, तेंदुआ के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरी पहाड़ी किस अभ्यारण्य के बीच में स्थित है, तो आप याद रखिएगा कि हरी पहाड़ी कहाँ है, तो तोपचाची अभ्यारण्य के बीच में है। और तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ है, तो धनबाद में है। और कब स्थापना किया गया था, तो 1978 में स्थापित किया गया था। और किसके लिए फेमस है, तेंदुआ के लिए फेमस है, ठीक है, बस इतना ही याद करना है। देखिए लवालंग अभ्यारण्य, लवालंग अभ्यारण्य मेरे ख्याल से ये पलामू के बाद दूसरे नंबर पर आता है लवालंग अभ्यारण्य, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो लवालंग अभ्यारण्य कहाँ है, तो लवालंग अभ्यारण्य कहाँ है, चतरा में है। किसके लिए फेमस है, तो बाघ के लिए फेमस है। और कब स्थापना हुआ था, तो 1978 में स्थापना हुआ था। बस कितना क्षेत्रफल भाई, तो 207.00, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर सॉरी। तो ये है, अगर आप क्षेत्रफल को याद नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसकी स्थापना डेट को याद रखना है, कहाँ स्थित है वो याद रखना है, और किसके लिए फेमस है वो याद रखना है, ठीक है। देखिए पारसनाथ अभ्यारण्य, ठीक है, इसको तो आप आराम से कर लेंगे। पारसनाथ कहाँ है, गिरिडीह में है। बस ये किस लिए फेमस है, तो तेंदुआ के लिए फेमस है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1981 में, ठीक है, 1981 में की गई है, इसको आप याद रखिएगा, बस इतना ही से पूछता है, ठीक। देखिए नीचे देखते हैं कोडरमा, ठीक है, कोडरमा अभ्यारण्य का है, कोडरमा नाम से ही पता चल रहा है कोडरमा में है। किसके लिए फेमस है, तेंदुआ के लिए फेमस है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में स्थापना हुई थी, ठीक है, 177.95, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है ये, ठीक। बस इतना ही इसके बारे में फर्क जाना, बस इसके बारे में यही जानना है कि इसकी जो स्थापना है वो 1875 में हुई है, ठीक है। अरे 1-2 बार आप देखिएगा नज़र से लिख के, अगर आप 1-2 बार देख लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा आपको। 5 तो ऐसे ही याद हो जाएगा 1976 वाला, ठीक है, 2 तो ऐसे ही याद हो जाएगा 1978 वाला, बस 2-4 बचेंगे उसको आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्षेत्रफल का, बस क्षेत्रफल 2 ही लोग का याद करना है, ठीक है। एक क्षेत्रफल आपका उसका याद करना है, क्या बोलते हैं, ये पलामू अभ्यारण्य का, और दूसरा लवालंग का याद कर लीजिएगा, ठीक है, बस हो जाएगा, ठीक, उतने में काम बन जाएगा। अब तीसरा मतलब 9 नंबर पे क्या है, पालकोट अभ्यारण्य। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1990 में। कितना क्षेत्रफल है, तो 183.18, ठीक है, क्षेत्रफल आराम से कवर करता है। और कहाँ स्थित है, गुमला में स्थित है, आराम से, ठीक है, इसको आप टिक करते हैं, कहाँ है, गुमला में है, गुमला में, ठीक है, गुमला में है, 1990 में स्थापना हुई है। 183 मतलब किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया कवर करता है। किसके लिए फेमस है, तेंदुआ के लिए, ठीक है, बस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, उदवा पक्षी विहार। पक्षी विहार आपको मालूम ही है, पक्षी विहार है किसके फेमस है, तो साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है, ठीक है, अप्रवासी पक्षी के लिए है, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइबेरियन पक्षी के लिए सबसे फेमस पक्षी अभ्यारण्य, तो आपको याद रखना पड़ेगा उदवा पक्षी विहार, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदवा पक्षी विहार का पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी के बारे में पूछे, ये कहाँ स्थित है, ये साहिबगंज में स्थित है। और किसके लिए फेमस है, तो प्रवासी पक्षी साइबेरियन के लिए, किंगफिशर बनकर, ये सब नहीं पूछता, मगर ये पूछता है साइबेरियन पक्षियों के लिए सबसे फेमस कौन सा है, तो उदवा पक्षी विहार कहाँ है, तो साहिबगंज में, याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। और साइबेरिया किसको बोलते हैं, तो साइबेरिया जैसे जो रूस का जो पार्ट है, तो जो रूस का पार्ट जो एशिया में आता है, एशिया के क्षेत्र में, इसका जो मॉस्को राजधानी है वो यूरोप में चल जाता है। अगर मैं देखूँ तो एशिया है ना, एशिया यूरोप का पार्ट है, उसको यूरोपीय कंट्री कहते हैं, क्योंकि जिस देश का राजधानी जिस क्षेत्र में रहता है उसको उस क्षेत्र का मानते हैं। तो रशिया का जो राजधानी है वो कहाँ, यूरोप में है, इसलिए इसको यूरोपीय कंट्री मानते हैं। वो बात अलग है कि इसका आधा से अधिक जो हिस्सा है वो एशिया में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसको यूरोपीय देश माना जाता है, ठीक, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बता दिया मैं आपको, ठीक। तो जो इसका जो इलाका है जो एशिया में पाया जाता है, ठीक है, उसको हम साइबेरिया कहते हैं, ठीक है। और साइबेरिया से बहुत सारे पक्षी उड़ के हमारे यहाँ आते हैं, प्रवासी पक्षी कहाँ आते हैं, उदवा पक्षी विहार में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कब, 1976 में, ठीक है। और कहाँ है, कोडरमा में, ठीक है, याद रखिए, तेंदुआ के लिए फेमस है। चलिए
इतना तो आपको याद हो गया। अब देखिए कुछ प्रमुख पक्षी विहार देख लीजिए, ठीक है, पक्षी विहार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लिख के और 2-3 बार, मतलब अगर आपको याद नहीं हो रहा ना तो आप लिख के क्या करें ना, आप लिख के जैसे जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर टांग दीजिए, ठीक है। उसको 2-4 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक। इसको कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप मतलब चार्ट पेपर बना के ये लोग को टांग दीजिए, 10-15 दिन देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। नहीं तो वॉलपेपर बना लीजिए मोबाइल में, दिखते रहेगा, ठीक है। तो तिलैया कहाँ है भाई? तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में, तेनू घाट पक्षी विहार बोकारो में, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में, इच्छागढ़ पक्षी विहार सरायकला खरसावां, उधवा पक्षी विहार साहेबगंज, ठीक है। और कबूतर के लिए फेमस है ना राजमहल का साहेबगंज इलाका, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, बस इतना ही है, ठीक है। आप 1-2 बार देखिए, इसको याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो आप आराम से पोस्टर लगा लीजिएगा सामने, ठीक है, स्टडी टेबल के पास, एकदम याद हो जाएगा, लिख के रखता हूँ, ठीक है। अब जैविक उद्यान है, ठीक है। जैविक उद्यान को देखिए, हमारे यहाँ जैविक उद्यान भी है ना। जैविक उद्यान में पहला जैविक उद्यान आता है बिरसा जैविक उद्यान, ठीक है। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है भाई? तो और माझी में है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1954 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका भी आप नोट्स बना के मतलब अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट है वो देख लीजिए आप। तो बिरसा जैविक उद्यान है वो कहाँ है? और माझी रांची में, ठीक है। 1954 में इसका अगर मतलब स्थापना हुआ है, इतना देख लीजिए। अब सबसे मेन चीज़ है कि ये कहाँ है? ये राष्ट्रीय मार्ग 33 पर स्थित है। जो 33 जो NH है वो इस पे स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये जो स्थित है उसके बगल से सभी नदी गुजरती है, ठीक है। तो इस सभी नदी के तट पे भी उपस्थित है, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिए कि जो बिरसा जैविक उद्यान है और माझी में है, और ये NH33 के पास में है, और उसके बगल से सभी नदी गुजरती है, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ है 1954 में हुआ है, बस यही फैक्ट है, ठीक है। मैंने फैक्ट लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, बस, ठीक। यही मेरा नोट्स है। मैं फैक्ट ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बिना मतलब के लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेहरू जैविक उद्यान। नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये है बोकारो जिला में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में। इसकी स्थापना के बारे में नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं देखा हूँ बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना के बारे में हमेशा पूछता है, चाहे कोई भी, मतलब बहुत सारे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे ये लोग भी देख लेंगे एक बार, याद हो जाए तो, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि कौन कहाँ कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ कहाँ अवस्थित है, ठीक है। थर्ड क्या है? मगर प्रजनन केंद्र। ये कहाँ है भाई? तो ये मुट्टा रूका ग्राम रांची में है, ठीक है। और ये IUCN कार्यक्रम के तहत ये स्थापित किया गया है। IUCN मतलब वो IUCN कार्यक्रम उस जीव के लिए चलाया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है। तो उनको संरक्षण देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। उस कार्यक्रम के तहत जो मगरमच्छ के प्रजनन केंद्र है वो मुट्टा रूका ग्राम रांची में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक। और ये हमेशा पूछा जा सकता है कि कौन से कार्यक्रम के तहत था? IUCN कार्यक्रम के तहत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में, ठीक। कब? 1987 में। और कहाँ है ये? तो काली माटी खोटी में। कहाँ है? काली माटी को आपको बस यही याद करना है कि है कहाँ वो, ठीक है। और किसको संरक्षण प्राप्त करता है, ठीक। तो किसको संरक्षण प्राप्त करता है जी? देता है तो ये सांभर और चिंतल के लिए संरक्षण देता है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो काली माटी खूंटी में। कब स्थापना हुआ? तो 1987 में। और ये कहाँ, मतलब इसका नाम क्या है? तो बिरसा मृग विहार, ठीक है। इतना आप याद रखिए, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 2-3 बार रटिएगा, देखिएगा, आराम से याद होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है मछली घर। जो मछली घर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये बहुत रिसेंटली का क्वेश्चन है, ठीक है। और मछली घर की जो स्थापना है वो 2018 में हुई है। और ये कहाँ स्थित हुई थी? तो ये कहाँ हुई है? तो ये जो बिरसा जैविक उद्यान है ना, उसके सामने जस्ट मतलब उसके सामने ही इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये भी कहाँ फिर उपस्थित होगा? तो ये भी और माझी में ही है, ठीक। इसको आप याद रखिएगा, कहाँ है मछली घर? तो बिरसा जैविक उद्यान के सामने और माझी, ठीक है। 1918 में होगा, ठीक है। चलिए अब एक और है जंतु उद्यान है, वो कहाँ है? जमशेदपुर में, टाटा जंतु। आप इस टाटा जमशेदपुर टाटा जंतु, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रमुख पार्क देख लीजिए। हमारे यहाँ पार्क, झार पार्क, ठीक है। झार पार्क लाया गया था, झार पार्क योजना आई थी 2015 के आसपास, ठीक है। इसमें 10 पार्क को शामिल किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि सभी पार्क को विकसित करना, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। किसको? तब पर्यटन को बढ़ावा मिले। पर्यटन बढ़ेगा तभी तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, थोड़ा पैसा कौड़ी आएगा, समझ रहे ना। तो सब पैसा कौड़ी का खेल है कि अगर हम अपने पार्क को विकसित करेंगे तो बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, हमारे पार्क में घूमेंगे फिरेंगे, या फिर स्थानीय लोग जाएंगे, पैसा वैसा खर्च करेंगे, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है, तो 10 पार्क को शामिल किया गया। उनको विकसित करने के लिए मतलब उनके वहाँ पहुँचने के लिए आधारभूत सुविधा के लिए ये सब स्टार्ट किया गया। जैसे कि अब पार्क है, इसके अगल बगल रोड ही नहीं दिया गया जाने का, तो आप कैसे जाओगे? तो यहाँ पे रोड का व्यवस्था किया गया है, रहने का व्यवस्था किया गया है कि अगर जो टूरिस्ट आए तो उनके रहने का व्यवस्था, उनके खाने पीने का व्यवस्था, मतलब अच्छे अच्छे होटल स्टूल, ये सब आधारभूत सारे जो है ना, आधारभूत जो संरचना है उसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये झार पार्क की तरह से, ठीक। क्योंकि मतलब पर्यटन को बढ़ावा मिले, बस इतना समझिए आप, ठीक। चलिए इसमें कौन कौन से पार्क शामिल है भाई? ये पार्क, झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है। JPMDA, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, संचालन कर रहा है इसका, ठीक है, झार पार्क का।
इसमें 10 पार्क शामिल है। 10 पार्क में आप देख लीजिए, आधा से अधिक पार्क तो रांची में ही है, ठीक है। 6 पार्क रांची में है, बाकी कुछ पार्क हैं जो अलग अलग जगह पे है, ठीक है। तो 6 पार्क में से जैसे बिरसा मुंडा जैविक उद्यान हो गया रांची, ठीक है, नक्षत्र वन हो गया रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, जल पार्क रांची, सिद्धू कान्हू पार्क रांची और श्री कृष्ण पार्क रांची। इतने 6 जो पार्क है वो रांची में ही है, ठीक है। 6 पार्क कहाँ गए, रांची में ही है। आराम से आप देख लीजिए, और तीनों को आप ये सब याद ही हो गया होगा, ठीक है। बस कन्फ्यूजन यहाँ होगा कि सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है और एक सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में है। तो क्वेश्चन आ जाएगा सिद्धू कान्हू पार्क, तो उसमें या फिर दुमका ऑप्शन में नहीं रहेगा या फिर रांची ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो फिर ऑप्शन रहेगा ये और बी दोनों, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये दोनों जगह है, ठीक है। चलिए, कन्फ्यूजन इसमें ही हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, घोड़ाबंधा, ठीक है। घोड़ाबंधा थीम पार्क, ये कहाँ है, जमशेदपुर में है। निर्मल महतो पार्क कहाँ है भाई, निर्मल महतो पार्क कहाँ है, हजारीबाग में, ठीक है। और अंबेडकर पार्क सिल्ली, ठीक है। और सिद्धू कान्हू में मैं बताया दुमका में भी है, रांची में भी है। बस यही पार्क शामिल है, आप आराम से देखिएगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। बड़ी चीज़ नहीं है। और कुछ अलग अलग पार्क है जो प्रमुख पार्क है, जो झार पार्क में शामिल नहीं है, मगर फिर भी तो पार्क है ना हमारे राज्य के। यहाँ पे तो टूरिस्ट जाते ही हैं घूमने के लिए, चाहे हम लोग भी जाते हैं घूमने। तो ये क्या है, पहला जुबली पार्क कहाँ है, जमशेदपुर में। खादी पार्क दुमका में। कारगिल पार्क लातेहार में। फॉसिल पार्क साहिबगंज में। और ये फॉसिल पार्क के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फॉसिल पार्क कहाँ है, साहिबगंज में। किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो नेचर क्लब द्वारा, ठीक है। तो उसका आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। लेदर पार्क कहाँ है, लेदर पार्क धनबाद में है। सिटी पार्क बोकारो में है। बस आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं, आप डायग्राम मतलब आप स्टडी टेबल के सामने लगाइए, या फिर 2-3 बार देखिए, या फिर एग्ज़ाम में जाते समय 2-3 बार देख लीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ ये सब तो दिमाग में बैठ जाता, ठीक है। अब चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। इसके तहत वन्य जीव संरक्षण एवं विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, सही है। अब देखिए राज्य में, सॉरी क्या है भाई, 20% बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा आपका लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो राज्य में क्या क्या परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि वन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कौन कौन सी परियोजना चलाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहली जो परियोजना है वो है मुख्यमंत्री जनवन विकास योजना, ठीक है। 2015 में आई थी योजना। वैसे मैं अगर योजना की सीरीज जब पढ़ाऊंगा ना, तो ये सबको विस्तृत तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक वर्ड को। मगर यहाँ ये कहना कि जलवायु मतलब ये वन से रिलेटेड है, ठीक है, वन प्राणी संरक्षण से। तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ साथ में, आपको याद रहेगा। अगर एक बार और फिर वहाँ भी पढ़ लीजिएगा तो दोनों बार में आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, तो इसका उद्देश्य है कि जो किसान होते हैं, किसान की जो निजी भूमि है उस पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। जैसे अगर किसान के पास निजी भूमि है, अगर हम मतलब वृक्षारोपण करना चाहते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे कि आप अपने वृक्ष रोपिए मेड़ रोड अगर जहाँ आपके पास खाली वो है जगह है, वहाँ मेड़ रोड पे आप वृक्ष रोप सकते हैं, जिसके लिए हम उस पर अनुदान देंगे। कितना अनुदान, तो 75% अनुदान देंगे पूरे 3 साल तक, ठीक है। रख रखाव के लिए पूरा खर्चा हम उठाएंगे 75% का, और बाद में जब पेड़ बड़ा हो जाएगा उस पर आपका अधिकार हो जाएगा, ठीक है। यही इसका लक्ष्य है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम बांधा गया है कि कितने एकड़ पे आप कर सकते हैं। तो मिनिमम 1 एकड़ है और मैक्सिमम 5 एकड़ है, ठीक है। तो आप याद रखिए, मैक्सिमम कितना, 25 की 5 एकड़। तो कन्फ्यूजन में होंगे, आप देख लीजिए, ठीक है। 1 की 5 है सर, 5 ही एकड़ होगा, ठीक है। 1 एकड़ मिनिमम, 5 एकड़ मैक्सिमम, ठीक है। आप लगा सकते हैं, फलहार वृक्ष लगाना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। वैसे मैं इसको पढ़ाऊँगा कहाँ, तो जब मैं परियोजना पढ़ाऊँगा ना तो ये इसको पढ़ा दूँगा, ठीक है। चलिए, देखिए इससे फिर एक और रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या है जी, देखिए 75% अनुदान, इसको याद रखिएगा। तो क्या है जी, तो क्योंकि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 75% है कि कितने प्रतिशत है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए, मैं सही था, 5 ही एकड़ है, ठीक है, मैक्सिमम, और मिनिमम 1 एकड़ है, ठीक। चलिए, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है कि झारखंड इको टूरिज्म नीति, ठीक है। इसके तहत हम 8 जो है ना, 8 क्षेत्रों में इको पार्क को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और इसका एक ही मकसद है, टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिससे हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था बढ़े और कुछ पैसा कौड़िया पर्यटन के वो मतलब पर्यटन के बहाने से, ठीक है। और साथ में जैव विविधता में को भी बढ़ने में सहायता मिले, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा कि झारखंड इको टूरिज्म नीति 2015 में लाया गया था, ठीक है। चलिए, देखिए पलामू बार्ग परियोजना, ठीक है। ये केंद्र के द्वारा जो परियोजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। और इसमें केंद्र का जो हिस्सा है वो 60% है और राज्य का हिस्सा कितना है, 40% है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, पलामू में बाघ परियोजना स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि झारखंड पर्यटन नीति, ठीक है। तो झारखंड पर्यटन नीति 2021 में आ गया था,
ठीक है। अभी फ़िलहाल की है तो फिलहाल आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जो जो रिसेंटली चीज़ें हैं ये करंट में भी काम आ सकता है। तो आप देखिए कि झारखंड पर्यटन नीति 2021 हमारे हेमंत सोरेन द्वारा घोषित किया गया, जिसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का बात कहा गया है, ठीक है। जैव विविधता पार्क, देखिए जैव विविधता पार्क का ही भी निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा कदम है। और ये कहाँ किया जाएगा? चरकुलिया, गिरिडीह, साहिबगंज, दुमका, ठीक है। तो ये चारों का नाम याद रखिएगा, शायद ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि जैव विविधता पार्क कहाँ कहाँ निर्माण किए जा रहे हैं, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रांची में 9 इको पार्क का निर्माण होगा, ठीक है। कितने? तो 9 इको पार्क, ठीक है, 9 इको पार्क का निर्माण हो जाएगा। और इसके लिए MOU साइन किया गया है, ठीक है। किससे? तो CCL और पेप्सिको और राज्य सरकार तीनों मिलकर इस 9 इको पार्क को इनका निर्माण करेगी और तथा इसको विकसित करेगी, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। और एक और है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की है कि अगर आप एक फलदार वृक्ष अपने घर में लगाते हैं तो आपको 5 मिनट बिजली फ्री मिलेगी, ठीक है। तो अभी एक अच्छा कदम है, ठीक है, हमारे क्षेत्र में वनों को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारा जलवायु परिवर्तन कम हो और सूखा उखा कम पड़े, ठीक है, क्योंकि बहुत सूखा पड़ रहा है यार, ठीक है। तो देखिए आज ये ख़त्म हो गया, ठीक है। आज ये ख़त्म हो गया। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के पढ़ना, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं कि हमने अपने नोट्स को किस तरीके से बनाया हुआ है, बहुत ईजी वे में। तो अगर आप अपना नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर को 7992301884 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे यहाँ से 80+ नोट्स बिक चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास समय कम है या फिर आप जॉब करते हैं तो आप आराम से नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल भाषा में हमने समझाया, उतना ही लिखा है जितना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय।